नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है वक्त का पलटवार। तेज हवाओं के साथ बारिश भी होने लगी थी। ऐसे मौसम में एक बूढ़ा आदमी एक ब्रिज के नीचे बैठा था, जहां उसने एक पिन्नी लगाई हुई थी और उस पिन्नी के नीचे उसका कुछ मामूली सा सामान था। वह आदमी बारिश से कभी खुद को तो कभी अपने सामान को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। उस आदमी का नाम मनमोहन प्रसाद था और यह आदमी हमेशा से ऐसा नहीं था। इस आदमी के पास हीरे मोती और जवाहरात हुआ करते थे, पर वक्त की मार ऐसी पड़ी कि इसके पास कुछ ना रहा और यह आदमी पाई पाई को तरस गया। आज के समय में यह आदमी दूसरों से खाना भी मांग मांग कर खाता है। जब मनमोहन प्रसाद तेज बारिश से खुद को बचाने की कोशिश में लगा था, तभी एक वृद्धा आश्रम के संचालक विवेक कुमार की गाड़ी वहां आकर रुकी। वह गाड़ी से उतरते हुए अपने मित्र से बोले, बारिश अभी बहुत तेज है, थोड़ी देर बाद चलेंगे, अभी यहाँ रुक जाते हैं। बारिश की तेज बौछार के साथ ही रूह कपा देने वाली तेज सर्द हवाएं भी चल रही थी, जो कि मनमोहन प्रसाद जी के लिए और मुश्किलों का सबब था। वह अपने सामान में से एक फटी हुई कंबल निकालकर खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था, जिसे विवेक और उसके मित्र बड़ी गौर से देख रहे थे। कंबल ओढ़ने के बाद भी वह व्यक्ति ठंड से कांप रहा था, क्योंकि वह कंबल उन सर्द हवाओं से उसे नहीं बचा पा रहा था। विवेक कुमार जब उसे यूं ठिठुरते हुए देख रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि शायद चाय से इस बुजुर्ग की मदद हो जाए। इसलिए वह गए और जाकर पास की चाय की टपरी से 2 कप चाय बनवा लाए। उन्होंने चाय ली और उस बुजुर्ग की तरफ बढ़े। आगे बढ़कर उन्होंने चाय का 1 कप उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो बाबा, चाय पी लो, इससे आपकी सर्दी कुछ कम हो जाएगी और आपको राहत भी मिलेगी। मनमोहन प्रसाद जी ने हाथ आगे बढ़ाकर विवेक कुमार का धन्यवाद करते हुए चाय का कप ले लिया। चाय पीते पीते विवेक ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में और जानना चाहा। विवेक भी यही पास में चाय वाले से एक स्टूल लेकर बैठ गया। अब विवेक ने उसे बुजुर्ग आदमी से बात करना शुरू किया। बाबा, आप यहाँ रहते हैं? आपका कोई बेटा या बेटी है? मेरा मतलब है, आपकी कोई औलाद नहीं है क्या, जो आप इस तरह से रह रहे हैं, वह भी ऐसे मौसम में? तब मनमोहन प्रसाद जी चेहरे पर उदासी, अकेलेपन और चिंता का भाव लिए बोले, नहीं बेटा, मेरा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। अगर कोई होता तो भला मैं दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा होता। या यह कह लो कि मेरा भरा पूरा परिवार है, पर मेरा अपना कोई नहीं है, इसलिए दर दर की भटक रहा हूँ। तब विवेक जी अपने मन में उठते हुए सवालों को शांत करने के लिए मनमोहन जी से कहता है, बाबा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपका भरा पूरा परिवार है पर आपका अपना कोई नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको बारे में कुछ जानना चाहूँगा। मनमोहन जी ने अपने बारे में विवेक जी को बताना शुरू किया। वह बोले, बेटा, मेरा नाम मनमोहन है और मैं किसी समय पर इसी शहर का जाना माना व्यापारी हुआ करता था। उस समय मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण सभी लोग मेरे आगे पीछे नाचते रहते थे।
नौकरों की तो बात छोड़ो, परिवार का हर एक सदस्य मेरी बात मानता था। मेरे परिवार में 2 बेटे, 2 बहुएं और पोता पोती है, लेकिन कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी बात टाल सके। घर में वही हुआ करता था जो मैं निश्चित कर दिया करता। किसी समय पर मेरी बात जैसे पत्थर की लकीर थी। घर के सभी लोग मेरी बात मानते थे। उस समय पर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, किंतु एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं काम पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा था और धीरे धीरे मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके कारण मुझे 10 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, जिससे व्यापार में मेरा बहुत घाटा हो गया। और जब 10 दिनों से अस्पताल से अपने घर लौटा तो मैं अपने बेटों से ऑफिस के काम की जानकारी मांगी। तब बड़े बेटे ने यह कहकर टाल दिया कि पापा, पहले आप थोड़ा ठीक हो जाइए, उसके बाद जो भी हिसाब किताब है वह देख लीजिएगा। मुझे भी लगा कि ठीक ही है, अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वह बाहर भीतर का काम देख सके, तो ऐसे में मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तब मेरे बड़े बेटे ने कहा, हाँ पापा, आप निश्चित रहें, मैं सब संभाल लूँगा। आपके साथ रहकर काम करते करते इतना तो मैं भी सीख ही गया हूँ कि आपकी गैर हाजिरी में काम संभाल सकूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूँगा। बेटे की जिम्मेदारी भरी बातें सुनकर मैं भी निश्चिंत हो गया। लेकिन 15 दिन बाद जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैं अपने बेटे से ऑफिस के सभी कार्यों को हिसाब किताब मांगा। जब मैं हिसाब को चेक किया तो पाया कि उसमें लाखों का गबन किया गया था। मैंने अपने बेटे से इस बारे में पूछा तो उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे इस पर बात पर बहुत गुस्सा आया और मैं उसे थोड़ा सा धमका दिया। मैंने उसे यही कहा कि ऑफिस में जब तुम रोज आते हो तो तुम्हें इतना भी होश नहीं कि लाखों रुपए कहाँ चले गए। तुम्हारी मर्जी के बिना ऐसे कैसे कोई व्यक्ति ऑफिस से इतने पैसे गायब कर सकता है और तुम्हें पता भी नहीं चला। इस तरह तुम व्यापार संभालोगे? तुम तो छोटी सी दुकान भी नहीं संभाल सकते। व्यापार तो बहुत बड़ी चीज है। मेरा बड़ा बेटा उस वक्त मुझे घूरता हुआ वहां से चला गया। उस दिन के बाद से उसने ऑफिस आना बहुत कम कर दिया। यदि वह ऑफिस आता भी तो मेरे सामने नहीं आता था। फिर एक दिन मैं घर जाकर उससे बात की और उससे प्यार से समझाने की कोशिश किया कि यदि वह इस तरह से काम करेगा तो भविष्य में वह मेरा व्यापार कैसे संभाल सकेगा। उसे यदि व्यापार संभालना है तो अभी से इस चीज के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए और मेरे साथ रहकर अभी उसे और सीखने की जरूरत है। उस वक्त उसने गर्दन तो हिला दी और अगले दिन से वह रोजाना ऑफिस आने लगा। प्रतिदिन की तरह मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा कि मेरी चेयर पर मेरा बड़ा बेटा बैठा हुआ है। वह मेरी मेज पर रहकर बैठा था जहां बहुत सारे कागजात थे। उसे इस तरह देखकर मैं उस पर चिल्ला बैठा। मैंने उससे कहा, तुम्हें तमीज नहीं है? यह तुम किस तरह से ऑफिस में बैठे हो, मेज पर पैर रखे हो? तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि यह हमारी रोजी रोटी है, इस पर तुम पैर रख कर बैठे हो। तब वह अपनी उंगली मुंह पर रखते हुए बोला, कितना चिल्लाते हो, चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाओ और हाँ, बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देना। यह सुनकर वह खड़े के खड़े रह गए। चौंकते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह सब क्या बक रहे हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अक्ल नहीं है?
मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारा हुक्म मानूं। आया समझ में? निकलो मेरे केबिन से अभी और इसी वक्त, वरना गार्ड से धक्के मार कर निकलवा दूंगा। तभी उनका बड़ा बेटा तेज आवाज में गार्ड को आवाज देते हुए बोला, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, निकालो इस बूढ़े को यहाँ से बाहर। और हाँ, आज के बाद यह यहाँ दिखा तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। और तब सिक्योरिटी गार्ड ने ना चाहते हुए भी मनमोहन प्रसाद जी को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अब वह पूरी तरह से लाचार हो चुके थे। घर पहुँचे तो वहाँ भी उनकी बहू ने उनसे खाने को कहा और अपने कमरे में चली गई। देखते देखते उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। यह अब समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे पल भर में उनकी जिंदगी बदल गई। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त उनके बेटे ने बताया था कि उसने अभी 2 दिन पहले ही अपने पिता से दस्तखत करवाकर धोखे से सारे कागजात अपने नाम कर ली थी और अब वही इस कंपनी का मालिक था। इसलिए मनमोहन जी कुछ नहीं कर सकते थे और वह अपने बेटों पर आश्रित हो गए थे। अब वह बस घर पर रहते और अपने बहू बेटों के तानों सुनते रहते और बेचारे बस जैसे तैसे अपना समय काट रहे थे। हद तो तब हो गई जब उनके बहू बेटे ने उन पर बिना किसी गलती का हाथ उठा दिया। उस दिन मनमोहन जी जब सुबह उठे तो देखा कि उनकी बहू ने उनके कपड़ों को वहीं चौक में डाला हुआ है और बच्चे उनके कपड़े पर कूद रहे हैं, जिससे मनमोहन जी के कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। तब उन्होंने बच्चों को प्यार से समझाया कि वह कपड़े पर ना कूदे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। मनमोहन जी थोड़ी देर बाद ऊपर से नीचे आए तो देखा कि बच्चे अभी भी कपड़े पर कूद रहे हैं। उन्होंने बच्चों को धमकाते हुए कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? कहा ना कपड़ों पर नहीं कूदते। बस इतने में मनमोहन जी की बहू कमरे से बाहर आई और मनमोहन जी पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों को चिल्लाने की? एक तो घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां खाते रहते हो, ऊपर से हमें ही आंखें दिखाते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आ जाने दो इनके पापा को। अगर तुम्हारा दाना पानी घर से बंद न करा दिया तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। मनमोहन जी की बड़ी बहू बोली। मनमोहन जी उसे समझाने की कोशिश करने लगे, बहू तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। बच्चे कपड़े गंदे कर रहे थे तो मैं बस उन्हें समझा रहा था। अच्छा, इतना चिल्ला चिल्ला कर समझा रहा था? जरा सी बात पर मनमोहन जी की बड़ी बहू अंजलि उससे तू तड़ाक कर बात करने लगी, जिस पर मनमोहन जी को गुस्सा आ गया। जिस इंसान से उसके जीवन में किसी ने भी तू करके बात नहीं की हो, यदि उसका कोई छोटा और ख़ास तौर पर उसकी बहू इस तरीके का व्यवहार करे तो गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। बस मनमोहन जी भी गुस्से में बोले, बहू यह तुम किस तरह से बात कर रही हो? सारी तमीज भूल बैठी हो क्या? इतनी देर में बहू ने बिना कुछ सोचे समझे उन पर हाथ उठा दिया और मनमोहन जी को थप्पड़ मारते हुए बोली, अब तू मुझे तमीज सिखाएगा? औकात नहीं है तेरी। अब तो तू खुद पाई पाई के लिए मोहताज है। मुझे तमीज सिखाने की ज़रूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से, अपना काम कर। मनमोहन जी को गुस्सा आया पर वह चुपचाप खड़े रहे। तो उनकी बहू ने बदतमीजी से बात करते हुए दोबारा कहा, घूर क्या रहा है? जाता है यहाँ से?
या एक और थप्पड़ लगाऊं? यह कहते हुए उनकी बहू ने जैसे ही हाथ उठाने की कोशिश की, वैसे ही मनमोहन प्रसाद जी ने उनका हाथ पकड़कर पीछे की ओर मोड़ दिया। बस अब जैसे वक्त भी उनके विपरीत चल रहा था। उन्होंने जैसे ही अपनी बहू का हाथ पीछे की और मोड़ा और वह उसे डांटने लगे, इतने में ही मनमोहन जी का बड़ा बेटा संकेत घर आ गया और उसने जब अपनी पत्नी का हाथ मोड़ते हुए अपने पिताजी को देखा, तब उसके बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में अंदर जाकर अपने पिता का कॉलर पकड़ते हुए उन्हें 2-4 तमाचे लगा दिया। मनमोहन जी अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका बेटा बिना कुछ सुने और बिना कुछ समझे लगातार उन पर एक के बाद एक तमाचे जड़ता रहा। इतने में उनका छोटा बेटा भी आ गया और उसने जब अपने पिता को पीटते हुए देखा तो वह बोला, भैया आप क्यों पापा को मार रहे हो? दूर हटिए, आप सारी तमीज भूल बैठे हैं क्या? यह किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं आप पापा के साथ? तब मनमोहन प्रसाद जी का बड़ा बेटा संकेत बोला, तमीज तो यह भूल गए हैं, भला अपनी बहू को शारीरिक रूप से कौन प्रताड़ित करता है? तुम नहीं जानते इतने तुम्हारी भाभी के साथ कैसा बर्ताव किया है? इतनी देर में अंजलि रोती हुई आई, हाँ भैया, आपको नहीं पता आपके पिता ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है? यह तो आपके बाद यह इस घर में रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। अगर यह घर में रहे तो मैं घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी, वह भी हमेशा के लिए, और बच्चों को भी अपने साथ ले जाऊंगी। तभी संकेत ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे मनमोहन प्रसाद जी को घर से बाहर धक्का दे दिया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई इस घर से बाहर जाएगा तो यह बुढ़ा जाएगा, इसकी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर बड़े बेटे ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं 2 दिनों तक दरवाजे पर बैठा रहा। जिस तरह मेरे बेटे ने मुझे ऑफिस से भगाया और मेरा ऑफिस में आना भी बंद कर दिया, उसी तरह उसने मुझे घर से भी बेदखल कर दिया। आजकल का ज़माना कितना उल्टा आ गया है ना बेटा। किसी ज़माने में माँ बाप औलाद को अपनी जायदाद से बेदखल किया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में औलाद अपने माँ बाप को बेदखल कर देते हैं। मनमोहन प्रसाद जी ने अपने आंसू पोंछते हुए विवेक से कहा। अब तक बारिश भी लगभग शांत हो चुकी थी। विवेक के दोस्त ने कहा, चलो विवेक चलते हैं, हमें देर हो रही है। तब विवेक ने मनमोहन जी से कहा, बाबा अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ वृद्धाश्रम चल सकते हैं। कुछ दिनों बाद संकेत के घर कोर्ट का नोटिस आता है, जिसमें लिखा होता है कि मनमोहन प्रसाद जी ने अपनी सारी जमीन जायदाद और घर फिर से अपने नाम कर लिया है। बेटा सुनकर भौचक्का रह जाता है और अपने पिता से माफ़ी मांगने आता है। मनमोहन प्रसाद जी उसे माफ़ नहीं करते हैं और वह अब दर दर की ठोकरें खाने लगा। संकेत अपने बीवी बच्चों के साथ किराए के घर में रहता है और मनमोहन प्रसाद जी अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।